हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ पीएल सैनी। हमारी पहले भी बात हो चुकी है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे थे हम पिछले टर्न पे और डिफ्यूजन डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। डिफ्यूजन के बाद टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, मतलब विसरण के प्रकार। विसरण के प्रकार, देखिए विसरण दो प्रकार का होता है। जीवित तंत्र की बात हम करें तो विसरण दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन। सरल विसरण, अनेक पदार्थ कोशिका के आर पार, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण, मतलब प्राशनी दाब या फिर आप एक तरह से ये कह सकते हो कि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप गति करते हैं। इस प्रक्रम को हम सरल विसरण की संज्ञा देते हैं। देखिए जनरली सांद्रता प्रवणता एक शब्द आता है आपके सामने, क्या होता है वो? एक तरफ उच्च सांद्रता, दूसरी तरफ निम्न सांद्रता, तो एक स्लोप बन जाता है दोनों के बीच में। इसे सांद्रता प्रवणता की संज्ञा दी जाती है। तो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप पदार्थों का झिल्ली के आर पार विसरण जो है उसे हम सरल विसरण की संज्ञा देते हैं, या गमन को हम सरल विसरण कहते हैं। इस प्रकार के विसरण में तो ध्यान रखिएगा, सरल विसरण सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से पदार्थों का गमन सरल विसरण कहलाता है। दूसरे नंबर पे इस प्रकार के विसरण में, इस प्रकार के विसरण में किसी प्रकार की किसी प्रकार की प्रोटीन, या फिर दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। यह हमारे पास हो गया एक सरल विसरण बिना किसी वाहक के। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विसरण में ऊर्जा का उपभोग नहीं होता, किसी हाल में नहीं होता। विसरण सक्रिय प्रक्रम नहीं है, निष्क्रिय प्रक्रम है। सांद्रता सदैव सांद्रता प्रवणता के अनुरूप पाया जाता है। तो पदार्थों का आवागमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से हो रहा है, बिना किसी मध्यवर्ती के, बिना किसी मीडिएटर के। ना कोई प्रोटीन ना कोई वाहक इसमें सम्मिलित होगा और पदार्थों का आवागमन हो जाता है। तो दो स्टेटमेंट्स हैं इसके लिए, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप और बिना प्रोटीन वाहकों के। किसी भी प्रकार के प्रोटीन या वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। इसे सरल विसरण कहा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास गैसों का आवागमन। कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये था फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप की हम बात करें तो दूसरा हो गया आपके पास सुगमीकृत विसरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, या दूसरा नाम इसका सुसाध्य विसरण, इसको ये भी कहा जा सकता है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इससे नाम से पता चल रहा है फैसिलिटेड का मतलब फैसिलिटी की आवश्यकता है। आई मीन इसे किसी न किसी साधन की आवश्यकता है, तब जाकर ये होता है। याद रखिएगा विसरण आपके पास एक कॉमन टर्म आई है, और यहां पर आप बोलेंगे कि पदार्थों का सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होने वाला गमन विसरण कहलाता है। तो यहां पर भी ये शब्द अप्लाई, मतलब ये यही सेंटेंस या यही जो है ना कथन अप्लाई होता है। विसरण मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का अभिगमन, परंतु इसके लिए प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता होती है। सरल विसरण से ये भिन्न किसमें है? पहली लाइन दोनों के लिए कॉमन है कि सांद्रता प्रवणता के अनुरूप पाया जाता है, झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के अनुरूप पाया जाता है, परंतु
दूसरे नंबर पे इसमें प्रोटीन या वाहकों की आवश्यकता होती। अब अगला देखिएगा क्या कंडीशन है। आपके पास ये कोशिका झिल्ली है, आप जानते हैं कि कोशिका झिल्ली बाइलेयर्ड होती है इस तरीके से। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, इसके बाहर ये सतही प्रोटीन है जिसको आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन की संज्ञा देते हैं। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर धंसे हुए भी होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स इसमें इस तरीके से धंसे हुए भी पाए जाते हैं। इनको हम आंतरिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसी में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो वाहकों की तरह कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली कंडीशन है, ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में इस तरीके के कुछ संरचनाएं बनी होती। तो आंतरिक प्रोटीन कुछ इस तरीके की प्रोटीन्स हो गई। अब इन प्रोटीन की गति हो रही है, ये अपने स्थान पर मूवमेंट शो कर रही हैं। इस ओर एक सब्सटेंस जुड़ता है, ये लीजिएगा, ये आंतरिक स्थल है, ये जो है कोशिका बाह्य स्थल, और ये हो गया आपके पास आंतरिक स्थल। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो आपके पास दूसरे तो दोस्तों थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा। सुगमीकृत विसरण, इस प्रकार का विसरण जिसमें वाहकों की आवश्यकता होती है परंतु ऊर्जा का खर्च नहीं होता, क्योंकि यह विसरण भी सदैव सांद्रता प्रवणता के अनुरूप पाया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो कोशिका में अपने स्थान पर जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे ये बाह्य कोशिका बाह्य स्थल था, ये अणु इस प्रोटीन के साथ जुड़ गया। जब ये प्रोटीन अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, अंदर की तरफ विमुक्त हो गया, तो इसमें ऊर्जा का उपभोग नहीं होता। याद रखिएगा, ये अणु इसके अनुरूप था, इसके साथ एडजस्ट हो गया, जैसे ही इसका अपनी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये अंदर की तरफ विमुक्त हो गया। इस स्थिति के लिए हम लोग शब्द काम में लेते हैं सुगमीकृत या सुसाध्य विसरण। इस प्रकार के विसरण में कुछ विशिष्ट प्रोटीन वाहकों की आवश्यकता होती है जो क्या करते हैं, आयनों को स्थान प्रदान करते हैं। इस पॉइंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं और आपके सामने एक दीवार खड़ी है। ये दीवार आप मान लीजिएगा कोशिका झिल्ली है और आप एक मॉलिक्यूल है। अब क्या इस दीवार को आप पार कर सकते हो? आप में मूवमेंट है, आप में अपनी खुद की कैपेबिलिटी है चलने की, लेकिन आप इस दीवार को यदि पार कर सकते हैं, इसमें कोई दरवाजा ना हो तो, और दरवाजा हो तो इस दीवार का आपकी गति में क्या रोल है? दरवाजा केवल आपको पथ प्रदान कर रहा है। उसी तरीके से कोशिका झिल्ली जो है वो एक दीवार की तरह बिहेव करती है। ये अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना चाह रहा है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली उसे पार नहीं होने दे रही। इसलिए ये इस अणु के साथ संयोजित होकर क्या करता है, अंदर की तरफ विमुक्त हो जाता है। तो सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती। इस प्रोटीन की स्थिति परिवर्तन होगी तो ये अंदर की तरफ विमुक्त हो जाएगा। याद रखिएगा, सुसाध्य परिवहन जो है या सुसाध्य विसरण जो है सांद्रता प्रवणता के अनुरूप ही होता है, अणु की खुद की गतिज ऊर्जा के कारण होता है।
साथ साथ एक चीज और याद रखी, देखिए कुछ पदार्थ जल रागी होते हैं, कुछ जल विरागी होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, वसा जो है इसकी जो प्रोटीन है वो कैसी है, जल विरागी है। इसलिए जो मतलब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो तो इसमें से आसानी से पास हो जाते हैं, पर हाइड्रोफिलिक अणु जो है, जल स्नेही जो अंश होता है, वो इससे आसानी से पार नहीं हो सकता, उसके लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स कोशिका में पोर निर्माण का कार्य करते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग शब्द काम में लेते हैं पोरिन्स। तो ये छिद्रों के निर्माण में भाग लेते हैं कोशिका झिल्ली में, और छिद्र की प्रोटीन को हम पोरिन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पोरिन्स जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और कुछ जीवाणुओं में देखने को मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास सुसाध्य विसरण। यदि इस प्रक्रम में सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध गति होती तो ऊर्जा खर्च होती, उस वक्त हम उसको सुसाध्य विसरण ना कहकर सक्रिय परिवहन की संज्ञा देते। ठीक है, बस फर्क इतना सा है सुसाध्य परिवहन में और सक्रिय परिवहन में कि सुसाध्य परिवहन सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रखता, जबकि सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता रखता है। यहां पर जो प्रोटीन्स या वाहक होते हैं वो स्थान प्रदान करने का काम करते हैं। अणु अपनी खुद की गतिज ऊर्जा के कारण जो है गतिशीलता दर्शाता है, जबकि सक्रिय परिवहन में अणु जो है उसको वाहक अपने साथ जोड़कर लेकर जाते हैं, जिसमें ऊर्जा व्यय होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अगला, वो है सुसाध्य विसरण जो है उसको जनरली हम लोग आयनों के परिवहन में देख सकते हैं। गैसों का परिवहन एक सरल विसरण के तहत संपन्न होता है। तो ये था हमारा सुसाध्य और सरल विसरण। तो थोड़ी सी बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं इसके जिनको आपको याद भी रखना होगा। नंबर 1, दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। सरल विसरण बिना किसी वाहक के और सुसाध्य विसरण वाहकों की उपस्थिति में पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास विसरण के बाद परासरण। परासरण, ऑस्मोसिस, दूसरी डेफिनेशन। देखिए परासरण और विसरण, परासरण भी एक प्रकार का विसरण है, परंतु ये कोशिका झिल्ली मीडिएटेड होता है, कोशिका झिल्ली इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो थोड़ा सा देखते हैं परासरण की परिभाषा क्या है। पहली, जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गति करते, इसे परासरण कहा जाता है।
एक सिंपल सी डेफिनेशन, कोई खास नहीं। आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर में आपने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये आपके पास एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब आपने इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के लगाने के पश्चात इस तरफ शर्करा का विलयन भर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, और इधर आपने इतना ही जल भर दिया, ये H2O हो गया, और ये आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। जल के अणु शर्करा का विलायक है। आप जानते हो विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक और एक विलेयी। तो विलायक यहां पर कौन है? जल। अब जल क्या करता है? अपनी उच्च सांद्रता से, शुद्ध अवस्था से, और इस तरफ गति करता है। इस तरफ गति करने के पश्चात क्या होता है? कुछ समय पश्चात इसका तल ये हो जाता है और जल का तल ये हो जाता है। इस प्रक्रम को हम प्रासरण कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल सी है, जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उसके शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इस गमन को प्रासरण कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा यहीं से निकल जाती है। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। देखिए आपके सामने है, ये वाली जो परिभाषा है इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेशन पूरी हो जाती है। आपने यहां पर जल को अलग किया, जल की उच्च सांद्रता शुद्ध अवस्था में है, सर्वाधिक है, और शुगर सॉल्यूशन में जल की सांद्रता निम्न है। तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है। और आपने विसरण में क्या कहा था? पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन मिश्रण कहलाता है। यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली को हमने साथ में इन्वॉल्व किया है, इसलिए आप क्या बोलेंगे? जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गमन प्रासरण, और या दूसरे शब्दों में जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण प्रासरण कहलाता है। तो झिल्ली का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरी परिभाषा इसकी ये हो गई। तीसरी परिभाषा एक और है, ऊर्जा के संदर्भ में। आप लोग सब जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में मुक्त ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होती है और अशुद्ध अवस्था में मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। जैसा कि हमने कल परसों कहा था कि आप यदि चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं तो चीनी के अणु पानी के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका जल का तापमान घट जाता है। तो पानी के अंदर यदि चीनी घोली जाए तो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। उसका रीजन होता है मुक्त ऊर्जा का अवशोषण हो गया। अब मुक्त ऊर्जा में कमी आएगी, जैसे ही चीनी के अणु घुलेंगे तो उन्होंने अवशोषित कर लिया था उसको। तो याद रखिएगा, विलयन में विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम होती है और शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। प्रत्येक अणु स्थायित्व चाहता है, इसलिए वो क्या करेगा? अपनी मुक्त ऊर्जा का त्याग करना चाहता है। तो ये कार्यक्रम विलयन में हो जाता है। इसलिए आप इस परिभाषा को मुक्त ऊर्जा का इन्वॉल्वमेंट करके तीसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अपने मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से, उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यह प्रक्रम प्रासरण कहलाता है। या एक लाइन में कहना चाहूं तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणुओं का अपनी उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन प्रासरण कहलाता है। यह तीसरी परिभाषा होगी। और इसकी चौथी परिभाषा और है। यहां पर अभी तक हमने शुद्ध रूप से एक बार तो लिया विलायक और एक तरफ ले रखा अपने विलयन, ठीक है? यहां दोनों तरफ विलयन ले लेते हैं तो चौथी परिभाषा और आ जाएगी आपके पास। यह भी शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। परिभाषा क्या बोलेंगे आप? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है तो
निम्न सांद्र विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन प्रासरण कहलाता है। अब कंफ्यूजन ना पाल लीजिएगा, इसमें बड़ा इजी सा कार्यक्रम है। जब हम थोड़ा सा परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करते, इसे परासरण कहा जाता है। थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इधर भी शर्करा का विलयन है, इधर भी शर्करा का विलयन है। इसको ए साइड बता दो, इसको बी साइड बता दो, और बीच में आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। दोनों विलयन शर्करा के हैं, इसकी सांद्रता उच्च है और इसकी सांद्रता निम्न है। मतलब गाढ़ापन किसका ज्यादा है? बी साइड का गाढ़ापन ज्यादा है, ए साइड का गाढ़ापन कम है। इसका मतलब बी साइड में चीनी के अणु ज्यादा हैं, जल की मात्रा कम है, और ए साइड में चीनी के अणु कम है, जल की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इसकी सांद्रता निम्न है। सांद्रता ओवरऑल लेते हो ना आप, तो इसकी सांद्रता कम, इसकी सांद्रता ज्यादा। याद रखिए, कम सांद्र विलयन के पास विलायक के अणु ज्यादा होते हैं और अधिक सांद्र विलयन के पास विलायक के अणु कम होते हैं। प्रक्रम वही चल रहा है, दोनों की सांद्रता भिन्न भिन्न है। इसलिए निम्न सांद्र विलयन के पास विलायक के अणुओं की सांद्रता उच्च है और उच्च सांद्र विलयन के पास विलायक के अणुओं की सांद्रता निम्न है, तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। यहां पर हमने टोटल विलयन की सांद्रता का उपयोग किया है कि भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु निम्न सांद्र विलयन से उच्च सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। यहाँ पे विलयन की सांद्रता डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, और निम्न सांद्र विलयन के पास ज्यादा क्या होता है? विलायक ज्यादा होता है। तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं कि विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहा है। तो ये चार परिभाषाएं होगी दोस्तों। यहां पर आकर बात चली थी हमारी प्रासरण की, तो देखिएगा प्रासरण एक ऐसा प्रक्रम जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का इन्वॉल्वमेंट होता है, का संयोजन होता है। इसमें भी पदार्थ के अणु अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप गति करते हैं, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली से। यहां पर बात याद आपको ध्यान रखनी होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली नाम से ही अर्ध नाम बता रही है, इसका मतलब विलयन के दो अंशों में से एक अंश को गति करने देती है। किसी विलयन में दो अंश होते हैं, विलायक और विलेयी। विलेयी को रोक लेगी, विलायक को जाने देगी। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन हो रहा है, और मोस्टली प्रासरण जो है तरल माध्यम में पाया जाता है, जबकि विसरण सभी प्रकार के माध्यमों में संपन्न होता है। अब बात चली हमारे पास प्रासरण की परिभाषा की, तो आपने क्या कहा? विलायक के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गमन प्रासरण कहलाता है। अब विलायक के अणु, मैंने कहा कि ये प्रमुख रूप से तरल माध्यम में पाया जाता है, तो विलायक के अणुओं का, सदैव विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन प्रासरण कहलाता है। अब इसको कहीं भी अप्लाई कर दीजिएगा। जब किसी शुद्ध विलायक और उसके विलयन को
दोनों को यदि अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करें तो विलायक के अणु गति करेंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब हम इनको दोनों को पृथक करेंगे तो विलायक के अणु अपनी उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। प्रक्रम वही हो गया। भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अलग किया तो निम्न सांद्र विलयन से विलायक के अणु उच्च सांद्र विलयन में प्रवेश करेंगे। इस प्रक्रम को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखते हैं तब देख सकते हैं, बाहर निकलता है जल। यही तो रीजन होता है, अलग अलग सांद्रता के विलयन है, जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। किसमें? अति सांद्र विलयन, क्योंकि उधर जल कम होता है। और लास्ट था हमारा झिल्ली के द्वारा होने वाला विसरण प्रासरण कहलाता है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा प्रक्रम प्रासरण। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रासरण जो है इसको हम लैब में आलू के प्रासरण दर्शी से प्रदर्शित करते हैं। प्रासरण को प्रयोगशाला में आलू के प्रासरण दर्शी से प्रदर्शित किया जाता है। और वो क्या है जरा सा देखते हैं। देखिए एक आलू लेकर, शर्त है इसके साथ बिना उबला हुआ होना चाहिए, दूसरे नंबर पे छिलके रहित होना चाहिए, अदरवाइज प्रासरण का प्रदर्शन नहीं होगा। हमने इसके रेफरेंस में एक क्वेश्चन बनाया, जैसे एक आलू लिया आपने, उसके अंदर आपने एक गड्ढा बनाया, शर्करा का विलयन भरा, पानी में रख दिया, किसका प्रदर्शन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे अप्लाई करेंगे, पहले हम देखते हैं होता क्या। हमने एक आलू लिया, इस आलू को हमने क्या किया, इस तरीके से छिलका उतार दिया। छिलका उतारने के पश्चात इसके अंदर एक ऐसे गड्ढा बनाया जो कि आपने 12th के प्रैक्टिकल्स में भी किया था, और उसको एक पेट्री डिश जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है के अंदर रख देते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर क्या करेंगे, शर्करा का विलयन भर दिया जाता है यहाँ तक, और एक आलपिन लगा दी जाती है ऐसे, ताकि आपको इसके प्रारंभिक तल का पता रहे। यह लीजिए, मैंने कहा कि यह आलू का प्रासरणदर्शी है और इससे आलू के प्रासरण का प्रदर्शन होता है। होगा क्या, आलू लिया आपने एक, उसका छिलका उतारा, उसके बाद उसमें एक गड्ढा बनाया, उसमें शर्करा का विलयन भरा और एक आलपिन लगाकर, मतलब शर्करा के विलयन के आखिरी तल पे आपने एक आलपिन लगाई और इसे पानी से भरी पेट्री डिश में इस तरीके से रख दिया। कुछ समय पश्चात इसका तल यहां तक आ जाता है, ये लीजिएगा। ये प्रदर्शित करता है कि प्रासरण मतलब विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, क्योंकि यहां पर आलू की कोशिकाओं की झिल्लियां एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करेंगी। अब हमारा क्वेश्चन आता है पिछले वाला कि एक आलू लिया, उसमें एक गड्ढा बनाया, उसमें शर्करा का विलयन भरा, आलपिन लगाई और उसके बाद उसको एक पेट्री डिश में रख दिया। ये किसका प्रदर्शन कर रहा है? तो किसी का भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने आलू को छीला नहीं है, बताया नहीं है आपने उसको, छिलके रहित हमें क्वेश्चन में देना पड़ेगा। एक छिलके रहित आलू को यदि ऐसे करके रखा जाए तो प्रासरण का प्रदर्शन हो जाएगा, बट आलू लिया, गड्ढा बनाया, शर्करा का विलयन भरा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरे नंबर पे उबला हुआ आलू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबले हुए आलू में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और मृत कोशिकाएं अपारगम्य स्तर का काम करती हैं। कोशिका झिल्लियां मृत होने के बाद में अपारगम्य हो जाती, तो वो भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कंप्लीट हो गया। इसके रेफरेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता आपसे कि एक आलू के प्रासरणदर्शी को तैयार कर, सारे नियम लगा दिए, एक आलू लिया, छिलका उतारा, गड्ढा बनाया, आपने उसके अंदर शर्करा का विलयन भरा, आलपिन लगाई, पेट्री डिश में रख दी। तो एक आलू के प्रासरणदर्शी को तैयार कर इसे इयोसिन युक्त माध्यम, इयोसिन युक्त जल में रख दिया। जो पेट्री डिश थी उसमें जो जल था उसमें इयोसिन डाला हुआ था, में रख दिया। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देगा आपको अगला, प्रासरण होगा तथा विलयन गुलाबी हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देगा प्रासरण होगा परंतु विलयन गुलाबी नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट देगा प्रासरण नहीं होगा, और चौथा पॉइंट देगा वो आपको ऑप्शन देगा कि बहिः प्रासरण हो जाएगा।
यहां आकर हमारा आंसर आ जाता है सेकंड। क्यों? याद रखिएगा, इसमें आपने इयोसिन मिक्स किया। इयोसिन विलेय है और आप जानते हो अर्धपारगम में झिल्लियां विलेय को गति नहीं करने देती, इसलिए क्या होगा, प्रासरण तो होगा परंतु विलयन गुलाबी नहीं होगा। प्रासरण होगा परंतु विलयन गुलाबी नहीं होगा, क्योंकि इयोसिन अलाउड नहीं है कोशिका झिल्लियों के द्वारा, जल अलाउड ओनली। कंप्लीट हो गया। एक चीज दोस्तों और याद रखनी है आपको, आप इस आलू की गुहा में चाहे कितना भी सांद्र विलयन क्यों ना भर दो, ये छलकेगा कभी नहीं, बाहर कभी नहीं बहेगा। ये अपने अंतिम सिरे तक भर जाता है, उसके पश्चात बाहर नहीं निकलता। इसका रीजन ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा और बाहर नहीं झलकने देगा। कंप्लीट। और लास्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन और दिया जाता है आपको इसमें कि यदि आलू के प्रासरण दर्शी में शर्करा के स्थान पर NaCl विलयन भर दिया जाए तो क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा इसका भी आंसर, प्रासरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो विलयन होता है कौन सा, नमक का, वो अतिप्रासरी होता है और अतिप्रासरी होने के कारण इस कप के चारों ओर की कोशिकाएं जीव द्रव्य कुंचित होकर डेड हो जाएंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रासरण नहीं होगा, प्रासरण रुक जाएगा, लेन देन रुक जाता है जल का, तो प्रासरण का प्रदर्शन नहीं होगा। किसके? लवणीय घोल में प्रासरण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, केवल शर्करा के घोल से प्रासरण प्रदर्शन किया जाता। यह था हमारा प्रासरण, पहला पद पूरा हुआ। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या होता है, आपने ये एक बीकर लिया था और इस बीकर में ये अर्धपारगम में झिल्ली लगाई, इधर शर्करा का विलयन भरा, ये शर्करा का विलयन था और ये आपके पास इस तरफ शुद्ध जल था। अब जल के अणु जैसे जैसे इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे इसमें एक दाब बढ़ता चला जाएगा, एक द्रव स्थितिक दाब बढ़ता चला जाएगा और अंत में ये यहां पर पहुंच चुका होगा और ये वाला हिस्सा जो है वो कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। इस स्थिति में जल के अणुओं की नेट गति शून्य हो जाएगी, मतलब ना तो इसका स्तर बढ़ेगा ना इसका बढ़ेगा, ना इसका घटेगा ना इसका बढ़ेगा। ठीक है, इस स्थिति में यहां पर एक इतना दाब उत्पन्न हो जाता है कि वो जल के अणुओं के प्रवेश को रोक देता है। इसे हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी के नाम से जाना जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप इसकी परिभाषा क्या देंगे? जब किसी विलयन को उसके शुद्ध विलायक से अर्धपारगम में झिल्ली से पृथक किया जाता है तो जल के अणुओं के प्रवेश के फलस्वरूप विलयन में एक द्रव स्थितिक दाब उत्पन्न होता है जो जल के अणुओं के प्रवेश को रोक देता है। इसे प्रासरण दाब कहा जाता है। सिंपल सा काम, प्रासरण दाब कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको हम लोग कैसे समझाएं कि ये प्रासरण दाब कितना हो सकता है, तो जरा सा देखिएगा। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में थिसिल फन्नल प्रयोग का उपयोग किया गया है। क्या करेंगे, आप एक जल से भरा हुआ बीकर लीजिए, ये लीजिए, और एक थिसिल फन्नल, आप लोग केमिस्ट्री लैब में काम में लेते हो, इस तरीके का होता है थिसिल फन्नल। इसके अंदर शर्करा का विलयन भरकर, शर्करा का विलयन भरकर, जैसे ये भर लिया शर्करा का विलयन, और आपने इसका मुंह जो है पार्चमेंट पेपर से पैक करके और इसको इस पानी से भरे हुए बीकर के अंदर डुबो दिया। ये लीजिए, इसके अंदर आपने इसको डुबो दिया। यदि आप इसको सामान्य स्थिति में रखते हैं तो पार्चमेंट पेपर
अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगा और जल इसके अंदर प्रवेश करेगा। जैसे जैसे जल इसमें प्रवेश करेगा इसका लेवल ये होकर लास्ट में रुक जाएगा। ठीक है, ये सामान्य प्रासरण का प्रदर्शन हो गया। आप प्रासरण का प्रदर्शन भी कर सकते हैं इससे। लेकिन दूसरी बात, इससे हम ओपीपी ज्ञात कर सकते हैं। क्या करें, इसकी प्रारंभिक दशा में यहां पर एक पिस्टन लगा दिया आपने और इस पिस्टन के ऊपर आपने कोई वेट रखा, दाब रखा, मतलब कोई भार रख दिया यहां पे। ये भार उस दाब के बराबर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता, जल प्रवेश करने से करता, उसके बराबर है। तो यहां पर जल के अणुओं का प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा और ये लेवल यहीं पर स्थिर रहेगा। इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि किसी विलयन पर बाहर से आरोपित दाब का मान यदि प्रासरण दाब के बराबर है तो विलयन में विलायक के अणुओं का प्रवेश रुक जाता है। मतलब हम लोग यहां पर पहले से ही इतना दाब आरोपित कर देते इन दोनों को अलग अलग करने, मतलब ये प्रारंभिक दशा थी आपके पास, ये वाली, ये इसकी दोनों की प्रारंभिक दशा थी, इसकी ये थी और इसकी ये वाली थी। आपने इधर से एक दाब लगा दिया इसके ऊपर इतना जो इस ओपी के बराबर है, तो क्या जल के अणु इधर प्रवेश करते? कतई नहीं। कंप्लीट। तो प्रासरण दाब किसी विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश के फलस्वरूप उत्पन्न वह द्रव स्थैतिक दाब जो जल के अणुओं के और प्रवेश को रोकने में सक्षम होता है, प्रासरण दाब कहलाता है। और याद रखिए, विलेय बढ़ने के साथ साथ प्रासरण दाब की मात्रा या मान बढ़ जाता है, क्योंकि विलेय बढ़ेंगे, जल ज्यादा आएगा, ज्यादा जल आएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा लगेगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रासरण दाब। सबसे कम प्रासरणी दाब जो है वो जलीय पादपों में मिलता है और सर्वाधिक जो है एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया 202.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा लवणोद्भिद पादप जो होते हैं उनमें होता है 202.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट्रिप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया देखा जाता है। प्रासरणी दाब जो है पादप के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 1, ये कोशिकाओं को स्फीत रखता है जिससे उनकी वृद्धि होती है, पत्तियों का फैलाव रहता है ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश उचित मात्रा में मिल सके, पादप के कोमल भाग सीधे रहते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास यांत्रिक उत्तक नहीं होते। और इसके अलावा ये प्रासरणी दाब जो है इसकी वजह से पादप के अंदर जल संचित रहता है, उसकी वजह से जो चिलिंग इंजरीज होती हैं, मतलब ठंड के कारण होने वाली क्षति जो है उसको ये कम कर देता है। फ्रॉस्टिंग नहीं होती, मतलब पाला नहीं मारता पौधे को। ये प्रासरणी दाब के महत्व होगी। कोशिका की आकृति बनाए रखना, कोशिका में वृद्धि होना, पादप अंगों का फैलाव, तरुण अंगों को सीधा रखना, ये सारे कार्यक्रम प्रासरण दाब के फलस्वरूप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रासरण दाब के बाद झिल्ली के प्रकार। प्रासरण के आधार पर झिल्ली के प्रकार। परासरण के आधार पर झिल्ली के प्रकार। पहला है आपके पास पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली देखिएगा, यह आपके पास एक झिल्ली है और ये आपके पास है विलेय, ये वाला, और ये है आपके पास विलायक, ये वाला। ये दोनों इस तरफ गति कर सके तो इस प्रकार की झिल्लियों को पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ऐसी झिल्लियां
जो विलेय व विलायक दोनों को आसानी से गमन होने देती हैं या दोनों को पथ प्रदान करती हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, दोस्तों ध्यान देना थोड़ा सा। कोशिका भित्ति जो है वो एक तंतुकीय संरचना है और उसमें सेलुलोज के तंतु जो है इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, मतलब क्रिस क्रॉस, आड़े तिरछे ऐसे व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच में ये स्पेस होता है और इस स्पेस से दोनों पदार्थों का गमन हो सकता है। इस स्पेस से दोनों पदार्थ जो है आर पार हो सकते हैं, जल भी जा सकता है और विलेय भी इसके साथ जा सकते हैं। अतः कोशिका, प्राथमिक कोशिका सदैव पारगम्य होती है। इसीलिए जितने भी सरल उत्तक होते हैं, सरल उत्तक में जितने भी सरल जीवित उत्तक होते हैं उनमें प्राथमिक कोशिका भित्ति ही पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों का आवागमन सुगम रहता है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास अर्ध पारगम्य झिल्ली। 2 नंबर पे आपके पास अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसमें क्या होगा जरा सा देखते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या कंडीशन है, ये कोशिका झिल्ली है आपके पास, ये लीजिएगा, और ये है विलेय, ये हो गया आपके पास विलेय, और ये हो गया आपके पास विलायक। इसमें से ये तो इधर गति कर सके परंतु इसकी गति यहां पर रुक जाती, ऐसे को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली की संज्ञा देते हैं। तो परिभाषा क्या निकली, ऐसी झिल्लियां जो विलायक को आसानी से जाने देती हैं परंतु विलेय को नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्लियां कहलाती। तो वे झिल्लियां जो केवल विलायक को पथ प्रदान करती हैं परंतु विलेय को पथ प्रदान नहीं करती, अर्ध पारगम्य झिल्लियों के नाम से जानी जाती हैं। एग्जाम्पल आपका सिंपल सा इसका कौन सा, इस प्रमुख रूप से अर्ध पारगम्य झिल्लियां जो है वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती, जैसे सेलोफेन झिल्ली, सेलोफेन झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन झिल्ली, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर, और मूत्राशय की झिल्ली, बकरे के मूत्राशय की झिल्ली को काम में लिया जाता है, से की झिल्ली, ये लीजिए। इनको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में काम में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास तीसरा, तीसरा है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको विभेदी भी बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य भी बोलते हैं। इस प्रकार की झिल्लियों में क्या होता है, ये झिल्ली है आपके पास सिंपल सी, ये आपके पास विलेय है, ये विलेय है और ये विलायक है। ये लीजिए, देखिए ये तो आसानी से पार हो जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी कार्यक्रम के ये तो पार हो गया। इसके बाद ये आपके पास दूसरे टाइप का विलायक है और ये आपके पास तीसरे टाइप का विलायक, ये तीसरे टाइप का विलायक। इस झिल्ली में कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे
ये वाली प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन इस केवल और केवल इस ब्लू वाले के साथ जुड़ सकती है, ना तो ब्लैक वाले के साथ और ना ये रेड वाले के साथ। तो इसने इसका चयन किया और इस अणु को इधर आने दिया, हो गया चयनात्मक। तो ध्यान दीजिएगा बात पे हमारी क्या बात चली इसमें, वर्णकी या विभेदी पारगम्य झिल्लियां, विभेदात्मक पारगम्य झिल्लियां इंग्लिश में डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल के नाम से जानी जाती हैं। ऐसी झिल्लियां जो विलायक को आसानी से जाने देती हैं तथा कुछ चुने हुए विलेयों को भी पथ प्रदान करती हैं। ऐसी झिल्लियां चयनात्मक पारगम्य कहलाती हैं, जिसका चयन करेंगी उसी को अंदर की तरफ आने देंगे। सिंपल है। आपके पास 3 प्रकार के विलेय थे, ब्लैक, रेड और ब्लू। इनमें से केवल ब्लू वाले इधर जा पा रहे हैं, रेड और ब्लैक इधर ही रह गए। इसका मतलब इनका चयन नहीं हुआ, जबकि ब्लू वाले का चयन हुआ, वो उधर चला गया। तो झिल्ली की प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है और वो उन आयनों को अपने साथ बंधित करके अंदर की तरफ छोड़ती है। तो यहाँ पे कौन सी आंखें थोड़ी होती हैं कि इसको देखना इसको नहीं देखना। हमने कलर इसलिए दिए हैं कि आपको थोड़ा बात समझ में आ जाए। अदरवाइज एक सिंपल सी कहानी है, आप लोग जानते हैं कि एक प्रोटीन एक अणु के साथ में बंधुता दर्शाएगी, मतलब उसके साथ में जुड़ेगी, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो उसके साथ जुड़ने के बाद उसको अपने अंदर ले जाकर, वाहक प्रोटीन उसको अंदर की तरफ ले जाकर उसे छोड़ देंगे। इसे हम लोग नाम देते हैं चयनात्मक पारगम्यता। कंप्लीट हुआ? तो ये थी चयनात्मक पारगम्यता। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अंतिम बिंदु चौथा, अपारगम्य। अपारगम्य झिल्ली। इसका ऊपर वाली का एग्जाम्पल भी तो याद रखना पड़ेगा। जीवित झिल्लियां इसका एग्जाम्पल होती हैं। जीवित झिल्ली जितनी भी हैं वो सारी की सारी चयनात्मक होती हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिकांगों की झिल्लियां सभी चयनात्मक पारगम्य होती हैं। याद रखिएगा ये प्रक्रम जीवित है क्योंकि इसे ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा जीवित तंत्र में ही उपस्थित होती है, निर्जीव में नहीं होती। इसलिए चयनात्मक पारगम्यता आपको निर्जीव तंत्र में नहीं मिल सकती। अब लास्ट आता है अपारगम्य झिल्लियां, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी झिल्लियां जिनसे ना विलेय और ना विलायक दोनों ही गति ना कर सकें, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? अपारगम्य झिल्ली। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जानी है? ये थी झिल्ली, ना तो ये गति कर पाएगा और ना ये गति कर पाएंगे, इधर कुछ भी अंदर की तरफ नहीं गया, तो इसे हम अपारगम्य की संज्ञा देते हैं। ऐसी झिल्लियां हमें द्वितीयक कोशिका भित्ति में देखने को मिलती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है वो ऐसी ही होती है, सुवेरीन युक्त हो जाती है या तो, और या फिर लिग्निन युक्त हो जाती है। और सरल उत्तकों में हमने इसको पढ़ा था दृढ़ोतक में, कि दृढ़ोतक में द्वितीयक भित्ति उपस्थित होती है, अतः कोशिकाएं मृत हो जाती हैं क्योंकि पदार्थों का आवागमन बाधित हो जाता है। तो सुवेरीन युक्त तथा लिग्निन युक्त कोशिका झिल्लियां अपारगम्य होती। कंप्लीट हो गया। ये था हमारे पास झिल्लियों के प्रकार। तो दोस्तों थोड़ी सी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास हमने आज बात की थी सबसे पहले सुगमीकृत विसरण की। उसको इनको एक बार हम थोड़ा सा समराइज करें तो सुगमीकृत विसरण ऐसा विसरण जिसमें कोशिका झिल्ली की प्रोटीन्स जो है वो भाग लेती हैं, सुगमीकृत विसरण कहलाता है। या फिर हम उसे सुसाध्य विसरण भी कह सकते हैं। तो सुसाध्य विसरण, इस प्रकार का विसरण भी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है तथा कोशिका मतलब पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। इसमें कोशिका झिल्ली की प्रोटीन उसे पथ प्रदान करती है, ऊर्जा का उपभोग नहीं होता। यहां पर जो प्रोटीन्स उन पदार्थों को अभिगमन के लिए पथ देती हैं उन्हें हम लोग वाहक प्रोटीन कह देते हैं, और कुछ जगह इनके लिए पोरिन शब्द काम में लिया जाता है। जैसे जल का परिवहन 8 प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, उन 8 को एक्वापोरिन कहा जाता है। ये 8 होते हैं, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा ये, और उससे जल का प्रवाह हो जाता है।
ये पोरिन्स आपको मोस्टली प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ जीवाणुओं में देखने को मिलती हैं। अब सुगमीकृत विसरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, कुछ अणु जो है वो कैसे होते हैं, मतलब वसा विलेय होते हैं, और कुछ अणु जल विलेय होते हैं। वसा विलेय अणुओं का अभिगमन कोशिका झिल्ली से आर पार आसानी से हो जाता है, क्योंकि काय की बनी है कोशिका झिल्ली, काय की बनी होती है, वसा की बनी होती है, मतलब फास्फोलिपिड की, तो वो उन अणुओं को आसानी से पथ दे देती। पर जल जो होता है वो क्या होता है, वसा जो है जल विरागी होती है, तो उनको क्या करेगी, नहीं जाने देगी। अब उनके जल विलेय पदार्थों का अभिगमन जो है वो कैसे जाएगा, कैसे होगा, उसके लिए हमें सुगमीकृत उसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे पास था सबसे पहला पॉइंट, वो था ये कोशिका झिल्ली थी। इस कोशिका झिल्ली में ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन क्या करते हैं, इन अणुओं को गमन के लिए पथ प्रदान करते हैं। तो ये जब दोनों दूर हटेंगे तभी तो पथ बनेगा, इनको पथ प्रदान करते हैं। या फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ये प्रोटीन थी इस तरीके से, और इस प्रोटीन ने इस वाले अणु को अपने साथ जोड़ा, ये लीजिएगा, और इधर आने के बाद इस अणु को इन्होंने इधर विमुक्त कर दिया, ये लीजिएगा। इसे हम लोग सुगमीकृत विसरण की संज्ञा देते हैं, या इसे सुसाध्य विसरण कहा जाता है। इधर पदार्थ के अणुओं की सांद्रता उच्च थी और इधर निम्न थी, तो ये क्या है, इसके साथ जुड़कर अंदर आ गए। इसमें कोशिका का मकसद नहीं है, कोशिका के झिल्ली का और प्रोटीन का ये मकसद नहीं है कि ये इस अणु को अंदर लेके जाए। इसकी गति होती रहती है, ये इसके सतह पे जुड़ते रहते हैं, अंदर की तरफ विमुक्त होते रहते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते रहते हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जैसे ये था, ये आपके पास इतना बड़ा खांच है, इसमें यही अणु सेट हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, तो ये इसके साथ जुड़ के अंदर आता रहेगा। अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही, तो इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। तो जल मतलब वसा विरागी पदार्थों का सुसाध्य विसरण होता है, ये सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, ऊर्जा खर्च नहीं होती। यदि ऊर्जा खर्च होती तो इसे हम सक्रिय परिवहन की संज्ञा देते। जल के परिवहन के लिए आपको क्या होगा, 8 अणुओं की आवश्यकता होगी, जिनको एक्वापोरिन कहा जाता है। और ये एक्वापोरिन ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब पोरिन्स वे प्रोटीन्स होते हैं जो छिद्रों का निर्माण करते हैं, किसके अंदर, कोशिका झिल्ली, उनसे परिवहन होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सुसाध्य विसरण, एक सरल सा प्रक्रम था विसरण के प्रकार का। अब एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर सांद्रता प्रवणता के अनुरूप यदि कोई पदार्थ गति कर रहा है तो इसे डाउन हिल मूवमेंट कहा जाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इधर आपने किसी बॉल को छोड़ा और वो लुढ़क के इधर आ गई, डाउन हिल हो गया। लेकिन विरुद्ध यदि कोई कार्यक्रम किया जाए तो इसे अप हिल ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। कैसे, ये यहां पे सांद्रता उच्च थी, यहां पे सांद्रता निम्न है, या इधर आपने बॉल को छोड़ा तो बिना किसी ऊर्जा के इधर आ गई, लेकिन इधर से यदि बॉल को आपको इधर पहुंचाना है, ये ढाल बनी हुई है, और इधर एक बॉल को पहुंचाना है, तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तभी तो ऊपर चढ़ेगी। तो सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होने वाली गति ऊर्जा की आवश्यकता रखती है, इसलिए उसे अप हिल मूवमेंट कहा जाता है। तो सुसाध्य विसरण डाउन हिल मूवमेंट है, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होती है, प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जल का परिवहन करने के लिए एक्वापोरिन की आवश्यकता होती है। पोरिन्स वे प्रोटीन होते हैं जो छिद्रों का निर्माण करते हैं, और जल के परिवहन के लिए 8 एक्वापोरिन रिक्वायर्ड होते हैं। और पोरिन्स प्राकृतिक रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और मान सकते हो आप एक तरह से जीवाणुओं का लक्षण हुआ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी तो हम मानते हैं कि सहजीवी अंतः जीवाणु है, माना जाता है ये सेल बायोलॉजी। खैर, दूसरे नंबर पे था हमारे पास ओस्मोसिस, पदार्थ के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। कोई नई बात नहीं, वही विसरण था, बस एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में आ गई। फिर हमने प्रासरण दाब की बात की, वह द्रव स्थैतिक दाब जो किसी विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोक दे। कब,
लगातार विलायक के अणु प्रवेश कर रहे हैं तब। ठीक है, इसको हम लोगों ने थिसिल फर्नल प्रयोग द्वारा समझाया था। कंप्लीट हुआ। और फिर हमने झिल्ली के प्रकारों की बात की, 4 प्रकार। पारगम में वो जो विलेय विलायक दोनों को जाने दे। धर्मशाला है, कोई आओ कोई जाओ, कोई मतलब नहीं है, तो पारगम में कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अपारगम में किसी को भी नहीं अंदर आने दे, रेस्ट्रिक्टेड है हाईली, राष्ट्रपति भवन, ना तो किसी को आने दे रही है ना किसी को जाने दे रही है, तो क्या हो गया, लिग्निफाइड या सुवेरिनाइज्ड कोशिका भित्ति। अब 2 बच गई बीच की, एक है अर्धपारगम में झिल्ली, वे झिल्लियां जो विलायक को आने दे, विलेय को नहीं। समझ गए, विलायक को तो आने देती हैं, विलेय को नहीं। तो किसी भी कंसर्न में जाओ तो स्टाफ मेंबर्स तो आसानी से आ जा सकते हैं, बाकी आगंतुकों को रोक दिया जाता है, होता है ना ऐसा, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली। और चयनात्मक पारगम में जिसके पास है वही जा सकता है। आपकी मेडिकल कॉलेज चयनात्मक पारगम में होती है, जिसका चयन किया जाता है उसी को अंदर लिया जाता है। स्टाफ तो आएगा जाएगा ही, वो तो विलायक है, बाकी स्टूडेंट्स वो आएंगे जो चयन किए गए हैं। स्टूडेंट्स विलेय होते हैं, वहां पे जिसके पास होता है वही अंदर जा पाता है, होता है ना ऐसा। तो मेडिकल कॉलेज आपकी चयनात्मक पारगम में होगी, चयन होगा तब जाके पारगम में होगी वो, अदरवाइज है पारगम में ही बनी रहती है। तो ये था हमारे पास टोटल कार्यक्रम इसका। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी, वो है झिल्ली के बाद विलियन के प्रकार। दोस्तों बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बात भी करेंगे क्वेश्चंस की। देखो तो विलियन के प्रकार, कोई विलियन सांद्र है या अल्प सांद्र है, किस आधार पे हम ज्ञात करें। जैसे हम एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल देते हैं, तो हम कहते हैं गाढ़ा हो गया। दूसरी चम्मच और मतलब और मिला देते हैं तो क्या कहेंगे, गाढ़ा हो गया। तीसरी और मिला देते हैं तो फिर गाढ़ा हो गया। तो आपका तो गाढ़ा हो गया, यहाँ पे 4 चम्मच शहीद हो गई चीनी की, समझ रहे हो। गाढ़ा हो गया, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, पहले क्या रेफरेंस में बात कर रहे हो, यही तो हुआ ना, गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा, गाढ़े से क्या मतलब है। तो वैसे ही हमारे पास एक विलियन है, हम उसे अल्प प्रासरी कहें या अति प्रासरी कहें या सम प्रासरी कहें, किस आधार पे हम इस चीज को ज्ञात करें। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, उसके संदर्भ में बात करें। देखिए कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको अकेले नहीं बताया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहते हैं ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब दुनिया का आइंस्टीन यही है क्या, और भी तो होंगे। हम ये कहें ये आदमी लंबा है, तो यही अमिताभ बच्चन है क्या, बाकी और भी तो हो सकते हैं। ये आदमी मोटा है, ये दुबला है, कैसे कह सकते हो भाई आप। जब 2 आदमी को कंपेयर किया जाता है तब ये शब्द अपनी मीनिंग रखते हैं, मायना रखते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, किसी भी चीज को, या जैसे हाइट की हम बात करते हैं, तो जैसे आप जेनेटिक्स में बात करके आए कि एक लंबा और एक बौना पौधा है, इन दोनों की बात कर रहे हो, इसके अलावा किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हो आप उसको। उसी तरीके से हम विलियन की सांद्रता को भी जो है किस आधार पे ज्ञात करते हैं, 2 के कंपैरिजन। यहां पे एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, वो होता है कोशिका रस। तो यहां पर क्या कहोगे, कोशिका रस, कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में कोशिका रस किसको कहा जाता है, जो सेल शेप इंग्लिश में बोला जाता है इसे। ये आपके पास एक कोशिका है, इसमें ये एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, इसमें जो द्रव होता है इसे सेल शेप कहा जाता है। तो रिक्तिकाओं के द्रव को सेल शेप या कोशिका रस कहते हैं। इसके संदर्भ में हमें उसकी बात करनी। इसके आधार पे 3 प्रकार के विलियन होते हैं, और 3 प्रकार के विलियन कौन कौन से। पहला हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक हिंदी में बोलते हैं अल्प परासरी, अल्प परासरी। विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में,
कोशिका रस की तुलना में कम होती। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अतिप्रासरी। अतिप्रासरी विलयन की सांद्रता कोशिका रस की तुलना में उच्च होती। और तीसरा आइसोटोनिक समप्रासरी विलयन की सांद्रता कोशिका रस के समान होती है। ये तीन प्रकार का विलयन हो गया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। थोड़ा सा देखिएगा, बड़े काम के क्वेश्चन बनते हैं इस पे। परिभाषा से कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, परिभाषा केवल आपको याद, मतलब आपके ब्रेन में एक व्यू बनाने के काम आती है। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने एक कोशिका को 0.1 m सांद्रता वाले शर्करा विलयन में रखा। शर्करा विलयन में रखा तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। यदि इसे 0.1 m शॉर्ट सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन मेरा ये था, सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक बार हम लोग इनकी बात करते हैं। हाइपोटोनिक मतलब विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से कम हो, मतलब जिसके पास जल ज्यादा हो कोशिका की तुलना में, वो हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक इसका मतलब होता है विलयन के पास जल की मात्रा कोशिका से कम है, कोशिका रस से कम है, तो हाइपर हो गया, विलेय की मात्रा ज्यादा है, हाइपरटोनिक हो गया। और समप्रासरी दोनों तरफ जल की मात्रा लगभग बराबर है, विलेय भी लगभग बराबर है, तो समप्रासरी। अब देखो थोड़ा सा, इस विलयन में यदि हम एक कोशिका को रख देते हैं, इस विलयन में आपने कोशिका को रखा इसमें, तो कोशिका के आयतन में वृद्धि होगी। उसका रीजन क्या है? इसके पास जल ज्यादा है और कोशिका के पास जल कम है। बाहर वाले माध्यम में जल ज्यादा है, इसीलिए वो हाइपोटोनिक है, उसकी सांद्रता निम्न है। तो जल इधर से इसमें प्रवेश करेगा और कोशिका का आकार बढ़ जाएगा। तो हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक कोशिका को ऐसे विलयन में रखा गया जिसमें कुछ समय पश्चात कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो विलयन का प्रकार क्या होगा? आंसर क्या आएगा? अल्पप्रासरी विलयन, क्योंकि उसके पास जल ज्यादा था, कोशिका को दे दिया, इसलिए कोशिका का आकार बढ़ गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका के आयतन में वृद्धि होती। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने गोल कर दिया, घुमा दिया। क्या कहा कि जब एक कोशिका को एक विलयन में रखा गया, कुछ समय पश्चात विलयन का आयतन घट जाता है, तो विलयन का प्रकार क्या था? तो यहां पर भी अल्पप्रासरी हो जाएगा, क्योंकि विलयन का आयतन घट गया, मतलब उसका जल कोशिका के अंदर चला गया, तो विलयन का आयतन कम हो गया, अपने आप कम हो गया। अल्पप्रासरी विलयन, दो बातें इसमें, विलयन का आयतन घटेगा, कोशिका का आयतन बढ़ेगा। ऐसे विलयन को हम लोग अल्पप्रासरी या हाइपोटोनिक की संज्ञा देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हाइपरटोनिक, ऐसे विलयन जिनमें जल की मात्रा कोशिका रस से कम होती है, आई मीन विलेय ज्यादा होते हैं, ऐसे को हाइपरटोनिक या अतिप्रासरी कहा जाता है। इसमें यदि कोशिका को रखा जाए तो कोशिका का आयतन घट जाएगा, क्योंकि जल बाहर निकलेगा, और विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि जल कोशिका से बाहर आया तो उसका आयतन नो डाउट बढ़ेगा।
बात पूरी हुई। एक छोटी सी बात और, अतिप्रासरी विलयन जो है उसमें जीवद्रव्य कुंचन हो जाता है, जानते होंगे आप लोग इस चीज को। तो जीवद्रव्य कुंचन का प्रमुख कारण होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बात पूरी हुई। इसके बाद आइसोटोनिक, ना तो जल लेगा ना जल देगा, तो ना तो कोशिका के आयतन में कोई परिवर्तन आएगा और ना विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन आएगा। मतलब ऐसे विलयन जिसमें जल की मात्रा कोशिका रस और विलयन दोनों में बराबर होती है, या दूसरे शब्दों में को दोनों तरफ विलेय समान मात्रा में होते हैं, दोनों ही बातें। कोशिका के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये हो गया हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दोस्तों एक बात छोटी सी, अगले ने कहा कि एक कोशिका को 0.1 m सांद्रता वाले शर्करा विलयन में रखा, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब 0.1 m शर्करा का विलयन उस कोशिका के लिए आइसोटोनिक था, संप्रासरी था। अब उसी कोशिका को 0.1 m सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, लवणीय सांद्रता में रख दिया, तो क्या होगा? कोशिका का आयतन घट जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा? कोशिका का आयतन घट जाएगा। क्यों? याद रखिएगा, समान सांद्रता के विलयन में जब सांद्रता समान हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की सांद्रता नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में अधिक होती है। आप जानते हो शर्करा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है और लवण इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो अतिप्रासरी होता है, सदैव अतिप्रासरी होता है। तो ये वाला संप्रासरी था, परंतु ये वाला अतिप्रासरी है। जब आप ये कहोगे सांद्रता तो बराबर है पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो हैं वो अतिप्रासरी होते हैं, इसलिए लवणीय घोल सदैव अतिप्रासरी। हमारे तो यहाँ पे कितना ही काम चल जाता है, केमिस्ट्री में आप इसको ज्ञात करते रहते हो। तो ये था आपके पास विलयन के प्रकार, कंप्लीट होता है। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन दिया आपको, थोड़ा सा गोल कर देते हैं इसको। और एक आलू का पीस लिया, आलू का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे एक विलयन में रखा गया। कुछ समय पश्चात आलू का टुकड़ा लचीला हो गया। विलयन कैसा था? अब आप ये तो अच्छी तरह जानते हो कि दृढ़ता जो होती है तरणु भागों में जल की वजह से होती है। आपने जब आलू के ताजा आलू के पीस को और विलयन में रखा तो पहले तो वो दृढ़ था, अब वो कैसा हो गया? लचीला। इसका मतलब उसका जल बाहर निकल गया, तो विलयन कैसा था? अतिप्रासरी। यदि हम एक टमाटर या आलू के पीस को एक ऐसे विलयन में रख दें जिसमें कुछ समय पश्चात आलू या टमाटर का वो पीस लचीला हो जाए, तो इसे हम, इसका मतलब है विलयन कैसा था? अतिप्रासरी था, जल बाहर निकल गया, लचीला हो गया। बात पूरी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन याद रखना हमेशा अतिप्रासरी होता है। बात पूरी हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, झिल्ली हो गई, विलयन हो गया। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। चलिए, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, आप बात पे ध्यान दीजिएगा। आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, दोनों तरफ जल भर दिया, इधर भी जल है और इधर भी जल है।
क्या होगा? क्वेश्चन आया आपके पास, क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जल के अणुओं की गति शून्य है, या आप ये कहेंगे कि जल के अणुओं की नेट गति शून्य है। तो याद रखिएगा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। किसी भी स्थिति में अणुओं की गति को शून्य नहीं बताया जा सकता। हमें बताना है नेट गति शून्य होगी। गति का मतलब तो यह है कि कोई अणु गति ना करे, अपनी जगह ही बना रहे, और नेट गति का मतलब है एक अणु इधर गया और एक अणु इधर आ गया, तो नेट गति शून्य हो गई। एक इधर गया और एक इधर आ गया, एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, बात बराबर रह गई, नेट गति शून्य होती। तो याद रखिएगा, प्रासरण की साम्य दशा में जल के अणुओं की नेट गति शून्य होती है, गति शून्य नहीं होती। नंबर एक, साम्य स्थापित हो जाता है ना, जब ये स्तर ये स्तर ये हो गया, इसके बाद में स्थिति कैसी होगी? साम्य में आ गई। अब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ये साम्य अवस्था कहलाती है, और उसमें नेट गति शून्य होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला आपके पास आता है, मान लीजिए इधर जल के 100 अणु है और इधर भी जल के अणु 100 है। इधर क्या होता है, एक इधर गति करता है तो इधर 101 हो जाता है, इधर 99 हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रवणता स्थापित हो गई, इसलिए एक तुरंत इधर वापस आ जाता है, तो नेट गति इसीलिए शून्य होती है, एक इधर गया और एक इधर आ गया। ये तो थी नॉर्मल सी बात। अब हम थोड़ा सा इसको अलग बात करते हैं। दोनों तरफ 100 अणु है, दोनों तरफ सांद्रता बराबर है, इसलिए अणु जितने इधर लेफ्ट आएंगे उतने ही राइट जाएंगे, बात पूरी हुई। अब आप इधर चीनी के अणुओं को मिलाना शुरू कर देते हैं। चीनी के अणु मिलाने पर जल के अणुओं की एक दिशीय गति आरंभ हो जाती है, और जल का अणु केवल इधर ही गति करेगा। क्यों भाई? जब अणु 100 हैं, जल के अणु 100 हैं, 100 इधर हैं और 100 इधर हैं, तो फिर जल के अणु इधर क्यों आ रहे हैं? अब इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं। उसका रीजन क्या होता है? इधर जल के 100 अणु है, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक की मुक्त ऊर्जा सर्वाधिक है। इधर आपने क्या किया, जैसे ही विलेय मिलाया, विलेय ने क्या किया, मुक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लिया, और अवशोषण करते ही मान लीजिए 10 अणु चीनी के मिलाए आपने, और वो 10 अणु 10 जल के अणुओं से बंधित हो गए। तो अब यहाँ पे फ्री मूवमेंट हो रही है 99 की, इधर फ्री मूवमेंट हो रही है 100 की, इसलिए 5 इधर आ जाएंगे। दोनों तरफ कितने हो जाएंगे? 90, सॉरी इधर 90 और इधर 100, तो क्या हो जाएगा? 5 इधर आ जाएंगे, इधर भी 95, इधर भी 95, साम्य स्थापित हो जाएंगे। अब ये परिभाषा निकल आई आपकी इसकी, इससे विषण दाब न्यूनता। देखो डेफिनेशन यहीं पे काम में लेते हैं। जब दोनों तरफ जल के 100 अणु थे, तो दोनों तरफ विषण दाब बराबर था, जल के अणुओं का इधर भी और इधर भी विषण दाब बराबर था, इसलिए कोई नेट गति नहीं हो रही थी। जैसे ही हमने विलेय मिलाया, विलेय ने क्या किया, जल के अणुओं की विषण दाब में कमी कर दी, मतलब जल के अणु की मुक्त ऊर्जा को काम में ले लिया, तो उसकी गतिशीलता कम हो गई, और गतिशीलता कम होते ही उसका दाब, विषण दाब घट गया। विषण दाब घटते ही जल के अणु एक दिशीय गति दर्शाना शुरू कर दिया, इधर से इधर आने लग गए। तो बात पे इसकी डेफिनेशन यहीं पे बन जाती है, जो मैंने बोला वही इसकी परिभाषा हो जाती है। शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं की विषण दाब अधिकतम होता है। शुद्ध अवस्था में विलायक के अणुओं का विषण दाब अधिकतम होता है। इसके साथ जैसे जैसे अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, विषण दाब में कमी आती है। कमी का यह अंतर विषण दाब न्यूनता कहलाता है। विषण दाब की कमी का यह अंतर विषण दाब न्यूनता कहलाता है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। मान लीजिए जल के अणु का विषण दाब शुद्ध अवस्था में मान लीजिए 22 पॉइंट, या हम लोग है ना, चलो बार में बोलते हैं, सॉरी प्रेशर में बात कर लेते हैं। तो आपके पास शुद्ध अवस्था में जल के अणु का और 22.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब था, मान लीजिए एक अणु का शुद्ध अवस्था में, और विलियन में उसी अणु को हमने कंसीडर किया, तो वहां पे ये आ रहा था 12.8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों के इस डिफरेंस को हमने डीपीडी नाम दे दिया। समझ में आ गया? शुद्ध अवस्था में जल के अणुओं का विषण दाब अधिकतम होता है, विलियन में जल के अणुओं के दाब में कमी आ जाती है।
विलयन के अणु के जल के अणु का विसरण दाब और शुद्ध अवस्था के अंदर जल के अणु का विसरण दाब, दोनों के अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। कंप्लीट हो गया। तो परिभाषा हमारी आई, शुद्ध अवस्था में जल के अणुओं का विसरण दाब अधिकतम होता है, जैसे जैसे अशुद्धियां मिलाई जाती हैं विसरण दाब में कमी आती है। जल के अणुओं के विसरण दाब का यह अंतर विसरण दाब न्यूनता कहलाता है, जिसे डीपीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको मेजर करने हेतु, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है, और इक्वेशन क्या है जरा सी देखते हैं। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी, सो डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी। या तो आप ये काम में ले लो और या आप ये काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा इनकी भी बात करनी पड़ेगी हमें कि ये होते क्या। आपके पास ये कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका में ये एक रिक्तिका है, ये वाली एक रिक्तिका है, और ये इसके बाकी के कोशिकांग वगैरह केंद्रक, ये हो गया इसका केंद्रक इस तरीके से, ये हो गए इसके माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, ठीक है। अदर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट। अब अगला देखो, इस कोशिका में जल का आदान प्रदान जो होता है ना, वो मोस्टली इस वाले रीजन में होता है। जल का लेन देन हमेशा रिक्तिकाओं से होता है, तो इसमें जल का प्रवेश हुआ, H2O की मात्रा बढ़ी, H2O की मात्रा बढ़ी तो इसमें भित्ति पर एक दाब लगाया, ये वाला इसमें इस ऐसे फैलाव आएगा, और इस फैलाव के फलस्वरूप एक दाब उत्पन्न होगा। इस दाब को हम लोग टर्गर प्रेशर नाम देते हैं, इसे टीपी टर्गर प्रेशर स्फीति दाब कहा जाता है। ये दाब स्फीति दाब के नाम से जाना जाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि एक पादप कोशिका दृढ़ कोशिका भित्ति से घिरी होती है, ये सेल्यूलोजिक होती है मोस्टली, और ये क्या करती है, इसको रेजिस्ट करती है, मतलब इसके विरोध में एक दाब लगाती है ताकि कोशिका की आकृति बनी रहे, अदरवाइज कोशिका फट जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, ये इसको संतुलित करेगी तो उस दाब को हम लोग बोलते हैं WP वॉल प्रेशर भित्ति दाब। इन दोनों दाबों के फलस्वरूप क्या होगा, कोशिका की आकृति सुनिश्चित होती है, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं, WP और TP बराबर होते हैं। तो DPD बात चल रही थी, DPD की विसरण दाब न्यूनता। कोशिका के संदर्भ में देखा जाए तो ये विसरण दाब न्यूनता आती किस वजह से है, कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। कोशिका में विलेय की सांद्रता बढ़ेगी तो OP बढ़ेगा, और आप जानते हो विलेय का लेन देन जो होता है ना, मतलब आयनों का लेन देन जो है वो कोशिका रस के द्वारा होता है, तो कोशिका रस में विलेय पाए जाते हैं, और इसकी वजह से एक दाब उत्पन्न होता है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब कहा जाता है। समझ गए, इस प्रासरण दाब को यहाँ पे धनात्मक कंसीडर किया जाता है, OP को पॉजिटिव प्रेशर माना जाता है। और एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ती है प्रासरण दाब में वृद्धि होती है। उसका रीजन क्या था, मैंने पहले भी बताया था, विलेय ज्यादा होंगे जल ज्यादा आएगा, जल ज्यादा आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और वो ज्यादा प्रेशर जल के अणुओं को रोकेगा। विलेय कम होंगे तो कम प्रेशर जल के अणुओं को रोक लेगा। तो OP ज्यादा किसका हुआ, जिसके अंदर विलेय ज्यादा हो। तो OP विलेय की वजह से उत्पन्न होने वाला दाब। अब इस विलेय के प्रभाव में जल अंदर आएगा, और वो जल इसके जैसे ही रिक्तिका फैलेगी तो कोशिका भित्ति पे दाब आरोपित करेगा, उस दाब को हम टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब की संज्ञा देते हैं। इस स्फीति दाब को संतुलित करने का काम WP वाल प्रेशर का है, भित्ति दाब का है, इसलिए WP और TP बराबर होते हैं। भाई मान लीजिए मैंने ऐसे, ये भित्ति है और ये रिक्तिका, मैंने दोनों को ऐसे जोड़ा,
तो क्या हुआ, कोई दाब किसी पे नहीं लगा रहा है, सामान्य दशा में ऐसा होता है। अब इधर जल ज्यादा आया तो इसने दाब लगाया और ये अपनी स्थिति यहां से छोड़ना नहीं चाह रहा है, ये वाला भित्ति अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रही है, ये भी इतना ही दाब लगाई, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसे हम बोलते हैं बॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। कंप्लीट हो गया। इसलिए डीपीडी की वैल्यू कितनी आती है, ओपी माइनस डब्ल्यूपी या ओपी माइनस टीपी। अब इसके लिए हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस क्या कहता है, ये फर्स्ट केस है, कोशिका श्लथ हो। श्लथ का मतलब है यहां पर फ्लैसिड हो। ऐसी कोशिका जिसका जल हमने बाहर निकाल लिया उसको श्लथ कोशिका कहा जाता है। और आप जानते हो यदि हमने इसका पानी बाहर निकाल लिया तो क्या भित्ति पे दाब लगेगा, कतई नहीं। इसलिए श्लथ कोशिका में कितना होता है, टीपी या डब्ल्यूपी कैसा होगा, 0। तो डीपीडी की वैल्यू ओपी माइनस टीपी होती है, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यहां पे टीपी 0 है तो डीपीडी इक्वल टू ओपी। ये हो गया आपके पास अधिकतम, डीपीडी की वैल्यू अधिकतम हो गई इस दशा में। तो याद रखिए श्लथ कोशिका में डीपीडी अधिकतम होता है। अब दूसरा केस है हमारे पास स्फीत कोशिका में। स्फीत कोशिका मतलब टर्जिड कोशिका। टर्जिड कब होगी ये, जब इसके पास जल की आपूर्ति पूर्ण हो और इसमें अधिकतम मात्रा में जल उपस्थित हो। अब इसको देखिएगा, यहां पर क्या होता है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी की वैल्यू और टीपी की वैल्यू बराबर है, सो डीपीडी इक्वल टू 0 हो गया। ये न्यूनतम वैल्यू हो गई, डीपीडी कंप्लीट। और थर्ड केस है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में से इससे जल बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही क्या होता है, ये अंदर की तरफ भित्ति खिंच जाती है इस दशा में। तो थर्ड केस यहां लिख देता हूं मैं, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। क्या कंडीशन होगी, ध्यान दीजिएगा, अंदर की तरफ खींचेगी तो डीपीडी इक्वल टू ओपी और यहां पे होगा माइनस, और टर्गर प्रेशर भी माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ओपी प्लस टीपी हो गया। इसलिए याद रखिएगा जीवद्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी ओपी से कुछ ज्यादा होता है, चाहे वो पॉइंट में ही हो पर अधिक होता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसकी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो मिलते हैं हम लोग कल आपके साथ दोबारा। यहां तक को एक बार आप रिवाइज करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कल तीनों पार्ट के एक साथ करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।